नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्य पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। सत्ता में आज बात होगी रामनगरी अयोध्या को मिली 15,700 करोड़ की सौगात की, जिसके संदेश, संकेत और मायने सांस्कृतिक भी हैं और राजनीतिक भी हैं। अयोध्या में पीएम मोदी ने रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट वाला तोहफा तो दिया ही, साथ में 6 वंदे भारत ट्रेन, 2 अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। अयोध्या की बदलती तस्वीरों पर हमने एक स्पेशल कुंजी आपके लिए तैयार की है। रामनगरी से पीएम मोदी ने देशवासियों के नाम खास संदेश भी दिया। अपने संबोधन में पीएम ने कई अपील की। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को दिवाली की तरह मनाएं, घर घर में श्री राम ज्योति जलाएं। साथ में यह भी कहा कि 22-23 जनवरी के बाद अयोध्या दर्शन करने आए। अयोध्या में पीएम मोदी की एक दिलचस्प तस्वीर उस वक्त भी दिखी जब वो अचानक उज्ज्वला लाभार्थी परिवार के घर पहुंच गए। उज्ज्वला योजना के लाभार्थी के घर चाय पी, परिवार से मुलाकात की, ऑटोग्राफ दिया। क्या कुछ कहा, इस पर हमने एक वीडियो रील आपके लिए तैयार की है, इसको आगे देखिएगा। सत्ता में आज हम आपको आरजेडी के एक ऐसे विधायक से मिलवाएंगे जो बुद्धि की देवी माता सरस्वती का भी अपमान करने से नहीं चूकते हैं। फतेह बहादुर सिंह अपने बिगड़े बोल की वजह से कैसे विवादों में आ गए हैं, ये भी आज आपको दिखाएंगे। राजस्थान में आज भजनलाल शर्मा सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। 22 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। राज्यवर्धन सिंह राठौर, किरोड़ी लाल मीणा, गजेंद्र खिमसर मंत्री बन गए। राजस्थान में 12 कैबिनेट मंत्री, 5 स्वतंत्र प्रभार मंत्री और 5 राज्य मंत्रियों ने आज शपथ ली। खिलाड़ियों के अवार्ड वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। रेसलर बजरंग पुनिया के बाद विनेश फोगाट ने भी आज अपना पुरस्कार लौटा दिया। विनेश फोगाट ने खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड लौटा दिया है। विनेश फोगाट ने अवार्ड को कर्तव्य पथ की जमीन पर रख दिया, इसके बाद हाथ जोड़कर वापस लौट आई। और सत्ता में हम आपको जिनपिंग के नए डिफेंस मिनिस्टर से भी मुलाकात करवाएंगे, जिसके गायब होने का खतरा है, क्योंकि पूर्व रक्षा मंत्री 4 महीने से गायब हैं। चीन में ऐसा क्यों हो रहा है, ये भी आपको बताएंगे। तो आज एक बड़ा दिन है। पीएम मोदी रामनगरी अयोध्या में थे। अयोध्या धाम को सजाया गया था। सनातन संस्कृति के केंद्र को पुनः स्थापित करने की कोशिश हो रही है। ऐसे में स्वाभाविक रूप से सत्ता की पहली कुंजी में अयोध्या की खबर तय थी। लेकिन अयोध्या से करीब 1300 किलोमीटर दूर बिहार के औरंगाबाद में लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के एक विधायक फतेह बहादुर सिंह ने अपने बयान से सनातन धर्म मानने वाले हर व्यक्ति को अपमानित करने की कोशिश की है। अपना विवेक खोकर विधायक फतेह बहादुर सिंह ने बुद्धि, ज्ञान और विवेक की देवी माता सरस्वती के बारे में ही अपमानजनक बातें कह दी हैं। ज्ञान की देवी माता सरस्वती पर फतेह बहादुर सिंह की बातें इतनी स्तरहीन है कि उन्हें दोहराना संभव नहीं है। उन्होंने माता सरस्वती के चरित्र पर सवाल उठा दिया। बिहार के डेहरी से विधायक फतेह बहादुर सिंह ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया, शायद उन्हें इस शब्द में अपमान की मात्रा का भी ज्ञान ना हो। उन्हें यह भी ना पता हो कि यह शब्द किसके लिए बोला जाता है और किसके लिए नहीं बोला जाता है। लेकिन इन बातों के भूलकर उनके मन में जो आया वो बोल गए। आजकल समस्या यह है कि जनप्रतिनिधि बनने के बाद माइक देखते ही कुछ माननीय बेकाबू हो जाते हैं और जो चाहे, जिसके बारे में चाहें, बोलने लगते हैं। सबसे पहले सुनिए उन्होंने क्या कहा, फिर हम उनके ज्ञान की कुंजी आपके सामने खोलेंगे। तो आप ही के ग्रंथ में लिखा हुआ है कि सरस्वती, जो सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी है और ब्रह्मा जी का अपनी ही पुत्री और उन्होंने मतलब कि उनके साथ, तो आप खुद समझिए कि पूजा मतलब कि किसका होता है, चरित्रवान का या चरित्रहीन का। और ये भी चरित्रवान चरित्रहीन वाला बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये संत कबीर दास ने मतलब कहा है। मैं उनका कहा हुआ बात कह रहा हूं, उनका ग्रंथ आप मतलब पढ़ लीजिए। तो फतेह बहादुर सिंह लालू प्रसाद यादव की पार्टी से पहली बार विधायक चुने गए। 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने सत्यनारायण सिंह यादव को महज 464 वोटों के अंतर से हराया था। फतेह बहादुर सिंह पर अति पिछड़ी जाति का फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाने का आरोप भी लगा था। 2023 में फतेह बहादुर सिंह के होटल पर आयकर विभाग ने छापा भी मारा था। पहले भी वो मां दुर्गा और हिंदू देवी देवताओं पर इस तरीके के आपत्तिजनक बयान देते रहे। फतेह बहादुर सिंह ने राक्षस महिषासुर को यादव जाति का नायक भी बताया था। अगर इनकी शिक्षा की बात करें तो नेता.com में, जो माईनेता.com है, उसमें दर्ज जानकारी के मुताबिक ये 10वीं पास हैं।
व्यक्ति चाहे पढ़े या कम पढ़े, लेकिन शिष्ट आचरण तो कर ही सकता है। ये शिक्षित होने की एक बड़ी कसौटी है। लेकिन इन विधायक जी ने जितना पढ़ा और सीखा, उसमें ये सिर्फ ऐसी ही बातें कर पा रहे हैं जिससे हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो। फतेह बहादुर सिंह जब माता सरस्वती पर सतही बातें कर रहे थे तो वो भूल गए थे कि देश के 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू माता सरस्वती की पूजा करते हैं, उन्हें पूजते हैं, उनकी आराधना करते हैं। लेकिन माइक देखते ही फट पड़ने वाले नेताओं को ये बात समझ में नहीं आती। और अब फतेह बहादुर सिंह के ज्ञान पर बहस हो रही है, लेकिन बीजेपी ने उनको निशाने पर भी ले लिया है। बीजेपी नेता चुनौती दे रहे हैं कि जरा दूसरे धर्म के बारे में ऐसा बोलकर दिखाएं। आरजेडी इस पर सफाई वाले मोड में है। एक बार राजनीतिक हमले और उस पर दी गई सफाई को सुनते हैं, फिर आगे बढ़े। चंद्रशेखर हो, चाहे फतेह बहादुर हो, चाहे मौर्य हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो या दयानिधि महाराज हो, लोग रह रहकर हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करते रहते हैं, सनातन का विरोध करते हैं। और अगले चुनाव के दौरान सनातन एक मुख्य मुद्दा होगा और देश की जनता ऐसे लोगों को बुरी तरह से पराजित करने का काम। मेरा सीधे कहना है कि एक अभिव्यक्ति की आज़ादी, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी का भी दायरा होता है। लेकिन मैं चिंतित हूं अपने देश के लिए कि अगर कबीर आ जाए तो आप लोग तो यही माइक कबीर के सामने रख दीजिएगा कि तू क्या बोल रहा है। सब कायर हैं, हिम्मत है तो कभी कुरान पर कुछ बोल के देखें, कुछ मोहम्मद साहब पर बोल के देखें, तब इनको पता चलेगा कि किसी के धर्म, किसी के आस्था पर चोट पहुंचाने का क्या नतीजा होता है। वैसे तो फतेह बहादुर सिंह का इतिहास देखेंगे तो उन्होंने विवादित बयान दे देकर खुद को कुख्यात बना लिया है। उनकी पार्टी भी अब उनके बयान से बचना चाहती है। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के पूजा पाठ की तस्वीर अक्सर मीडिया में आती रहती है। छठ पूजा से लेकर नवरात्र और देश के अलग अलग मंदिरों में जाकर पूजा करने में लालू यादव का परिवार हमेशा आगे रहता है। ऐसे में उनकी ही पार्टी के विधायक हिंदू देवी देवताओं पर इस तरीके के अपमानजनक बातें कहते हैं, जो हैरान करने वाली बात है। अब जब उनका कोई स्तरहीन बयान सामने आता है तो मीडिया में चर्चा होने लगती है। वैसे तेजस्वी यादव अपने नेताओं को समय समय पर कहते रहते हैं कि वो बेवजह के बयानों से बचें। संविधान में हम लोग विश्वास रखते हैं और संविधान में सभी धर्मों का सम्मान हो, भावनाएं जुड़ी हुई हैं, लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। तो हम लोग तो भाई हमेशा जो है इसका सम्मान करते हैं, लोगों की भावनाओं का। तो हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं और हमको लगता है कि ऐसी बातों में उनको जो है बात नहीं करनी चाहिए, इस सबको इग्नोर करना चाहिए। हालांकि तेजस्वी यादव की बातों का बहुत असर हुआ नहीं है। वैसे फतेह बहादुर सिंह अकेले नहीं है, इनसे 2 कदम आगे इन्हीं की पार्टी के विधायक और बिहार के शिक्षा मंत्री रहे प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं, जो भगवान राम और रामचरितमानस पर खूब सवाल उठाते रहे हैं, उन पर आपत्तिजनक बातें करते रहे, लेकिन उन पर अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। वैसे ये चलन सिर्फ बिहार ही नहीं, यूपी से लेकर तमिलनाडु तक है। यूपी में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य भी हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक बयान देने में एक्सपर्ट हैं, जबकि डीएमके में सीएम स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन से लेकर ए राजा तक हिंदू देवी देवताओं और सनातन धर्म का अपमान करने को राजनीति के आधुनिक फैशन का हिस्सा समझते हैं। फिर से बिहार पर लौटे तो पहली बार विधायक बने फतेह बहादुर सिंह के लिए हम माता सरस्वती से बुद्धि और विवेक की ही कामना कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि उन तक ये कृपा पहुंचेगी। और सत्ता में अब बात करते हैं रामनगरी अयोध्या की, जिस पर आज पूरे देश की नजर टिकी रही। अगर ये कहें कि आज का शनिवार अयोध्या में पीएम मोदी के नाम रहा तो गलत नहीं होगा। आज सुबह पीएम मोदी के अयोध्या पहुंचने से लेकर रोड शो और संबोधन तक अद्भुत, अनोखा और अनमोल दृश्य देखने को मिला। इसमें सियासी शंखनाद की कहानी थी, विकास और धर्म वाला सत्ता का सॉलिड और सुपरहिट फॉर्मूला भी। मेरे साथ बोलिए, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, भारत माता की। आज विकसित भारत के निर्माण को गति देने के अभियान को अयोध्या नगरी से नई ऊर्जा मिल रही है। अयोध्या में विकास हो गया, रोड बन गया, अच्छी तरीके से लोगों का रोजगार बढ़ रहा है। हर चीज अब मोदी के और योगी जी के काफी विकास कर दिया अयोध्या।
ये मौका मिला कि हमने अपने प्रधानमंत्री को देखने का अवसर मिला। कुटिया भी दुल्हन सी लगे, कुटिया भी महलों सी, मेरे प्रभु राम आए। तो हजारों लोगों की भीड़, गली गली जनसैलाब, आसमान से पुष्प वर्षा, जय श्री राम की गूंज, हर तरफ भक्ति का रंग। और ऐसी तस्वीरों के बीच अपने समर्थकों का हाथ हिलाकर अभिवादन करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अयोध्या से आई ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। इन तस्वीरों में विकास के बल पर बदलती अयोध्या की कहानी है। पीएम मोदी ने आज अयोध्या को 15,000 करोड़ की सौगात दी। रोड शो के जरिए पूरे देश को बताया कि उनके लिए अयोध्या कितना अहम है। और कहीं ना कहीं अयोध्या में सड़कों पर उतरे जनसैलाब से ये संकेत मिल रहे हैं कि कैसे अयोध्या पीएम मोदी को स्वीकार कर रहा है। और अपने इस नगर भ्रमण के दौरान बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी पीएम मोदी पर पुष्प वर्षा करते हुए भी नजर आए। ये भी अपने आप में याद रखने वाली तस्वीर थी। पीएम मोदी के सुपर सियासी शनिवार के पावर प्ले में एक तस्वीर बच्चों वाली भी थी जो बेहद दिलचस्प और आकर्षक थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। उसके बाद 2 अमृत भारत और 6 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इसके बाद अमृत भारत ट्रेन में बैठे कुछ स्कूली बच्चों से मुलाकात की। बच्चों के साथ मुलाकात के दौरान पीएम मोदी का एक अनोखा अंदाज नजर आया, जहां वो बच्चों से हंसी मजाक करते नजर आए। अयोध्या में पीएम मोदी का दलित प्रेम भी देखने को मिला जब वो अयोध्या के राजघाट इलाके के कंधरपुर की गली में पहुंचे। यहां उन्होंने मीरा मांझी के घर जाकर चाय पी। पीएम मोदी यहां करीब 20 मिनट तक रुके। उन्होंने मीरा के बच्चों से, पति और सास ससुर से बात की, साथ ही बच्चों को प्यार भी किया। इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ तस्वीर लेने के लिए भीड़ जुट गई। आपको बता दें, मीरा मांझी परिवार उज्ज्वला योजना का 10 करोड़वां लाभार्थी है। मीरा ने कहा कि मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। इस मौके पर पीएम मोदी ने बच्चे को ऑटोग्राफ भी दिया। इससे उन्होंने वंदे मातरम, इसमें जो लिखा हुआ था वो लिखा था वंदे मातरम। मेरा आपको क्या क्या लाभ मिला है? यही आवास मिला है। आवास मिला है, जी। आपने बना दिया? जी, आपके कृपया से। अच्छा, ठीक से बना है? हाँ। अच्छा, और पहले कहाँ रहते थे? पहले झोपड़ी था यहाँ, हाँ? खपड़े का घर था। हाँ। जी हाँ, कहाँ रहते थे? जी और अब अच्छा बन गया? जी। हाँ, कब से है लाइट? 3 साल हो गया। 3 साल हो गए? जी। अच्छा, तो बिजली का बिल कितना आता होगा? वो आता है महीने का 100 रुपये, 200 ऐसे आता है। 100-200 रुपये? जी। अच्छा, और गैस कब से मिला है? ये कल मिला है। कल मिल गया? जी। अच्छा, तो गैस चलाना आता है? जी, कल सीखे हैं। कल सीख लिए? जी। तो पहले से चाहती थी अब गैस मिल जाए? अगल बगल वालों को भी तो गैस मिल गया हाँ, होगा? सबको मिल गया था। हम छोटे चूल्हे पे बनाते थे, पहले तो भट्टी था, भट्टी पे बनाते थे। हाँ। हाँ, फिर चूल्हा ले दिया था। हाँ। उस पे बनाते थे। तो लकड़ी जलाते थे या? नहीं, वो बुरादा। अच्छा, बुरादा वो बाहर से लाना पड़ता जी, था? खरीद अच्छा। के लाते थे हाँ। उसको। जी, तो अभी तो आपको बहुत फायदा हो गया, टाइम बच जाएगा। बहुत फायदा। हाँ? बच्चे को थोड़ा टाइम देंगे। हाँ। थोड़ा। हाँ तो मेरा जी, आप कुछ काम वाम भी करती हैं? जी, फूल बेचते हैं। फूल बेचते हैं? जी। कहाँ पर बेचते हैं? नए घाट। तो अब तो लोग बहुत आते होंगे, जी हाँ। अब तो फूल कम पड़ जाएंगे हैं? तो आपको ये अनाज का योजना का लाभ मिलता है? जी जी। कितना अनाज मिलता है? 10 किलो। इस दौरान पीएम मोदी ने कुछ और बच्चों से बात की। टीवी 9 भारतवर्ष के साथ उन बच्चों ने पीएम से बातचीत के उस पल को साझा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस मोहल्ले में पहुंचे तो केवल इस परिवार से, उनके बच्चों से नहीं मिले, बल्कि कुछ और भी बच्चे थे जो उनके स्वागत में खड़े थे, उनसे भी मुलाकात की, बातचीत की और वो अपनी तरफ से ये चित्र बनाकर लाए थे। खूबसूरत आप देख सकते हैं कि राम मंदिर का एक मॉडल बनाकर लाए थे और राम मंदिर के मॉडल पर आप देख सकते हैं इनके टीचर के भी साइन है, वेरी गुड भी इनको मिला हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा सहेजने वाली चीज़ इनको मिली है यहाँ पर, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्ताक्षर। तो आप लोग यहाँ पर आए थे, आप लोग को पहले से पता था कि प्रधानमंत्री से मुलाकात? नहीं, हम लोगों को कुछ भी आइडिया नहीं था कि प्रधानमंत्री जी आएंगे। अचानक प्रधानमंत्री जी आए और हम लोगों ने मोहल्ले के हैं तो आकर यहाँ पे खड़े हुए और राम मंदिर का मॉडल मेरा भाई बनाया हुआ था तो वो मिले और हम लोगों ने कहा प्लीज़ ऑटोग्राफ दे दीजिए, तो उन्होंने अपना ऑटोग्राफ दिया। और हम सेल्फी लेने के लिए कह रहे थे तो उनके गार्ड्स ने मना भी किया, लेकिन वो कहे नहीं,
पीएम मोदी जी ने कहा कि नहीं बच्ची ये ले लेने दीजिए, तो उन्होंने मेरे साथ एक सेल्फी दी बस। बहुत बढ़िया। और आप अपना नाम बताइए। अनुज कुमार। तो ये तस्वीर जब आपने बनाई थी, आपको जानकारी थी कि प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या आने वाले हैं, तो हम एक बना के रखते हैं या फिर उन तक कहीं मिलने का नहीं, मौका मिल उस टाइम तक पता नहीं था, लेकिन अभी जब आए तो मतलब सुबह सुबह पता चला, तो मैंने कहा कि ले आए, इस पे देखते हैं, साइन होगा तो होगा। अच्छा। मतलब हम खड़े थे, वो मतलब मैंने ऊपर किया ये, तो वो देखे तो कह रहे हैं क्या है, कितना बढ़िया लग रहा है, तो बाहर आने दिए तो मतलब साइन करे। तो सत्ता में आज बदले हुए अयोध्या की पूरी कहानी आपको बताएंगे, बीजेपी के विकास वाले विजन की व्याख्या भी करेंगे, लेकिन पहले देखिए अयोध्या से पीएम ने क्या अपील की, क्या संदेश दिया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक क्षण है। उन्होंने भारत के 140 करोड़ देशवासियों से हाथ जोड़कर प्रार्थना की और कहा कि जब 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम विराजमान हो, तब राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। पीएम ने यह भी कहा कि 22 जनवरी को सभी का अयोध्या आना संभव नहीं है। यहां का पूरा कार्यक्रम हो जाने के बाद एक बार परिवार के साथ अयोध्या जरूर आएं। प्रभु राम को तकलीफ हो, ऐसा भक्त कभी नहीं सह पाएंगे। हमने 550 साल इंतजार किया, कुछ दिन और करें। अनंत काल तक राम भक्त अयोध्या आते रहेंगे। पीएम ने 14 से 22 जनवरी तक स्वच्छता अभियान चलाने की भी अपील की। आज अयोध्या एक रत्न की तरह चमक रही है। आज अयोध्या भारत के मस्तक पर दिव्य मणिक की तरह सुशोभित है। विकास की रोशनी से नहाए अयोध्या की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। हर राम भक्त 22 जनवरी के उस दिन का इंतजार कर रहा है जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। लेकिन विकास वाले लेंस से देखेंगे तो प्राण प्रतिष्ठा सिर्फ रामलला की नहीं हो रही है, एक तरीके से पूरी अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। एक वक्त था जब अयोध्या विकास से कोसों दूर थी, रामनगरी का कोई नाम तक नहीं लेता था। अयोध्या दुनिया के नक्शे में खोया हुआ एक शहर था। लेकिन पिछले 3 वर्षों में अयोध्या में जितना बदलाव हुआ, जितना विकास हुआ, उसने अयोध्या को सबसे सुंदर और स्मार्ट बना दिया। जब अयोध्या के आधुनिक इतिहास की बात होगी तो इसे 2 हिस्सों में बांटकर देखा जाएगा, 2019 से पहले का दौर और 2019 के बाद का दौर। 2019 में राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसलिए सत्ता में हम आपके लिए अयोध्या की विकास वाली ऐसी कुंजी लेकर आए हैं जो सिर्फ अयोध्या नहीं, यूपी भी नहीं, पूरे भारत की सांस्कृतिक पहचान बनने वाली है। अयोध्या और यहाँ का राम मंदिर भारत के भविष्य और यहाँ की आगामी राजनीति का सिंह द्वार बन गया है। जो अयोध्या हजारों वर्षों से सभ्यताओं के बनने बिगड़ने के सतत क्रम की साक्षी रही, जहाँ की भूमि से वैदिक, सनातनी, जैन, बौद्ध, सिख दौर के साक्ष्य निकलते रहे, जिसने बुद्ध और महावीर से लेकर चीन के यात्री हुएनसांग और फायान को आकर्षित किया, जो अयोध्या भारत के इतिहास की माला को पूरा करने वाले मनके के समान है, वही अयोध्या आज नए रूप और स्मार्ट अवतार में फिर से उभर रही है। भविष्य की अयोध्या में आधुनिक तकनीक और संस्कृति का समागम होगा। राम नाम की इससे बड़ी महिमा और क्या होगी। पिछले 3 वर्षों में मुख्यतः दिवाली पर सरयू घाट की जगमगाती रोशनी से अयोध्या के विकास का अंदाजा लगाया जाता था, लेकिन जो ट्रेलर उस दौरान दिखता था, अब वो पिक्चर बनकर दुनिया के सामने है। क्या आपको पता है, भारत के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का जितना बजट एक वित्तीय वर्ष का होता है, उससे कहीं अधिक बजट उत्तर प्रदेश में भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या के विकास के लिए है। अयोध्या के विकास के लिए 57,136 करोड़ रुपए का बजट है, जो देश के 7 राज्यों के बजट से ज्यादा है। गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश का सालाना बजट इतना नहीं है जितना अयोध्या का बजट है। अयोध्या के विकास के लिए 57,136 करोड़ रुपए में 48,716 करोड़ रुपए केंद्र सरकार और 8,419 करोड़ रुपए राज्य सरकार खर्च कर रही है। इतना ही नहीं, 32,000 करोड़ रुपए का काम तो जारी है, बाकी की योजनाएं बन रही हैं और इन्हें 57,136 करोड़ रुपए में से इन्हीं में से 15,700 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास पीएम मोदी ने आज किया। कहा जाता है कि जब किसी जगह पर बदलाव होता है तो उसे कहने की जरूरत नहीं होती, बल्कि वो खुद ब खुद जमीन पर दिखाई दे जाता है। अयोध्या इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वो अयोध्या जहां की सड़कें पहले गड्ढों से भरी रहती थीं, अब गड्ढे भरे हैं और सड़कें चमक रही हैं। अयोध्या में हुए बदलाव की कहानी को हमने विकास के 5 प्रोजेक्ट्स में बांटा है। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या, वर्ल्ड क्लास अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, मॉडर्न सेमी हाई स्पीड ट्रेन, साफ सुथरी और चौड़ी सड़कें, पर्यटन सुविधा। अब एक एक करके इन प्रोजेक्ट्स के बारे में समझते हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स
कुछ मामूली सुविधाओं को बढ़ाने वाले प्रोजेक्ट्स नहीं है, बल्कि भारत के नई सांस्कृतिक केंद्र की ये नींव है। सबसे पहले बात करते हैं महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या की। पीएम मोदी ने आज जिस अयोध्या एयरपोर्ट का उद्घाटन किया वो अपने आप में राम मंदिर का प्रतिबिंब है। 350 करोड़ रुपए खर्च करके बनाए गए अयोध्या एयरपोर्ट से अब पूरा भारत एयर कनेक्टिविटी के जरिए जुड़ जाएगा। अभी सिर्फ एयरपोर्ट के पहले चरण का काम पूरा हुआ है। मौजूदा क्षमता में एयरपोर्ट एक वर्ष में 10 लाख यात्रियों की सुविधा दे सकता है। फिलहाल दिल्ली अयोध्या के बीच पहली विमान सेवा शुरू हुई है। जल्द ही अयोध्या से अहमदाबाद के बीच नियमित रूप से विमान सेवा शुरू होगी। फिलहाल अयोध्या एयरपोर्ट से घरेलू उड़ान शुरू होंगी। कुछ समय के बाद अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी शुरू हो जाएंगी। एयरपोर्ट के बाद अब बात अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की। अगर नाम बदल दिया जाए तो एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का अंतर मिट जाएगा। एयरपोर्ट की तरह अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन भी बेहद आधुनिक है। 240 करोड़ रुपए की लागत से बने इस रेलवे स्टेशन में राम मंदिर की झलक दिखती है। 3 मंजिला अयोध्या रेलवे स्टेशन में राम मंदिर की तरह ही शिखर बनाए गए हैं। इसकी क्षमता 5000 यात्रियों से बढ़ाकर 1 लाख यात्री प्रतिदिन कर दी गई है। माना जा रहा है कि राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ट्रेन से रोजाना 50,000 श्रद्धालु अयोध्या पहुंचेंगे और इसी स्टेशन पर उतरेंगे, जिसे देखते हुए अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर 6 प्लेटफॉर्म्स बनाए जा रहे हैं और 14 लिफ्ट और 14 एस्केलेटर लगाए गए हैं, जिसमें राम भक्तों की जिससे किसी भी तरीके की उनको परेशानी ना हो। सरकार अयोध्या को भारत के सांस्कृतिक केंद्र के रूप में स्थापित करना चाहती है। इसके लिए जरूरी है कि वहां ट्रांसपोर्टेशन की बेहतर सुविधा हो। राम भक्तों के आने जाने के लिए मॉडर्न और अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट हो। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए फिलहाल अयोध्या से एक वंदे भारत दिल्ली के लिए और एक अमृत भारत अयोध्या से दरभंगा के लिए शुरू की गई। आने वाले दिनों में देश के हर हिस्से से अयोध्या तक ट्रेनें चलाने का प्लान है। फिलहाल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को देखते हुए अयोध्या के लिए रेलवे 100 स्पेशल ट्रेन चलाने की योजना बना रहा है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, मॉडर्न ट्रेन के अलावा सरकार का फोकस अयोध्या से जुड़ने वाली सड़कों पर भी है। अयोध्या की सड़कों की जो तस्वीर आज सामने आ रही है, वैसी तस्वीर पहले कभी नहीं थी। सड़क किनारे तारों के जाल नहीं है, बल्कि बिजली के सुंदर खंभे हैं। टूटी फूटी सड़कों की जगह शानदार सड़क और उसके पास फूल, गमले, सब कुछ सजा कर रखे गए हैं। चौराहों पर कहीं वीणा है, कहीं राम भक्त हनुमान की मूर्ति है। राम मंदिर की ओर जाने वाली सड़क के दोनों तरफ मौजूद घरों का भगवा रंग हर तरफ दिखाई देता है। पंचकोसी परिक्रमा मार्ग और 14 कोसी परिक्रमा मार्ग बनाए जा रहे हैं। रामपथ और लक्ष्मण पथ को सुंदर बनाया जा रहा है। राम कथा पार्क विकसित करने के लिए 4 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। अयोध्या बस अड्डे को सौंदर्यीकरण के लिए 15 करोड़ रुपए लगाए गए हैं। मल्टी लेवल कार पार्किंग के लिए 9 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। पंचकोसी परिक्रमा रूट पर 2 करोड़ रुपए खर्च करके विश्राम गृह बनाए गए हैं। राम की पैड़ी और गुप्तार घाट को सुंदर बनाने के लिए 43 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 7 करोड़ रुपए खर्च करके अयोध्या की गलियों को साफ सुथरा और ठीक किया जा रहा है। व्यवस्था सिर्फ आने और जाने तक सीमित नहीं है। जब राम भक्त अयोध्या आए तो यहां उनके रहने के लिए लग्जरी टेंट सिटी बनाई गई है। आने वाले दिनों में अयोध्या में हर दिन 1 लाख तक श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। उनके रहने के लिए होटल की जरूरत होगी। फिलहाल अयोध्या में अच्छे होटलों की कमी है, लेकिन अयोध्या प्रशासन को अब तक 100 से ज्यादा होटल खोलने के आवेदन मिल चुके हैं। 26 होटलों के आवेदन को स्वीकार कर लिया गया है। इसमें कुछ होटल तो 100 से 120 कमरों के होंगे। अगले 6 से 7 वर्षों में अयोध्या में लगभग 25,000 कमरों की जरूरत होगी। और सत्ता में अब बात करते हैं चीन की, जहां पिछले कुछ महीने से ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं जो सोचने को मजबूर करती हैं कि आखिर जिनपिंग के देश में ये क्या हो रहा है। अचानक क्यों जिनपिंग के करीबी मंत्री गायब हो रहे हैं? इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। जिनपिंग कैबिनेट के इस लापता विभाग की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। इस बीच नई खबर यह है कि चीन में पूर्व नौसेना प्रमुख डोंग जून को देश का नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं चीन के नए रक्षा मंत्री डोंग जून की है, जिन्हें अगस्त 2021 में नौसेना का कमांडर नियुक्त किया गया था। अब इन्हें ऐसे विभाग की जिम्मेदारी दी गई है जिसकी सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे मंत्री यानी पूर्व रक्षा मंत्री ली शांगफू पिछले 4 महीने से रहस्यमयी ढंग से लापता है। तो सवाल है, क्या जिनपिंग को अपने लापता विभाग के लिए नया मोहरा मिल गया है? क्या अब डोंग जून का भी वही हाल होने वाला है जो ली शांगफू के साथ हुआ या हो रहा है? आपको बता दें, चीन के पूर्व रक्षा मंत्री ली शांगफू ने मार्च में रक्षा मंत्री का पद संभाला था। ली शांगफू को अगस्त के बाद से सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ली को आखिरी बार बीजिंग में चीन अफ्रीकी फोरम को संबोधित करते हुए देखा गया था।
दावा है ली शांगफू के खिलाफ रक्षा उपकरण खरीद से संबंधित भ्रष्टाचार की जांच चल रही थी। जिनपिंग ने अक्टूबर में ली से रक्षा मंत्री और स्टेट काउंसलर का पद छीन लिया था। उसके बाद से वो रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। जिनपिंग के रहस्य की कहानी, जो उनके जो मंत्री है उसकी रहस्यमय की कहानी जो है, लापता मंत्रियों की लिस्ट उनकी अभी लंबी होती जा रही है। आपको चीन के एक और मंत्री से मिलवाते हैं जो जिनपिंग के शिकार हो चुके हैं। नाम है किन गैंग, जो चीन के पूर्व विदेश मंत्री हैं। किन गैंग के गायब होने का भी अंदाजा और जो अंदाज था वो बिल्कुल उसी तरीके से था। पहले जिनपिंग ने अपने मंत्रिमंडल से बाहर किया, उसके बाद वो दुनिया की नजरों से गायब हो गए। किन गैंग पिछले 6 महीने से लापता हैं। उनको आखिरी बार 25 जून को रूसी उप विदेश मंत्री एंड्री रुडेंको के साथ सार्वजनिक रूप से देखा गया था। इतना ही नहीं, इसी साल जुलाई में चीन के पूर्व विदेश मंत्री किन गैंग को यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल से मिलना था, लेकिन चीन ने बिना कोई कारण बताए कार्यक्रम रद्द कर दिया। उनकी अनुपस्थिति के बारे में पूछे जाने पर चीनी विदेश मंत्रालय ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया था। अब सवाल है चीन के नए रक्षा मंत्री को क्यों लाया गया है। आपको बता दें, इसको कई टास्क इनको दिए गए हैं, उसमें एक टास्क इंडिया भी है। कैसे, इसको भी समझते हैं। नए रक्षा मंत्री डोंग जून समंदर में चीन की चाल को और भी गहरा करने में माहिर हैं। उन्हें अगस्त 2021 में नौसेना का कमांडर नियुक्त किया गया था। इसके बाद डोंग को साल 2021 में जनरल के पद पर नियुक्त किया गया था। चीन की समुद्री सीमा में डोंग जून का अच्छा खासा अनुभव है। चीन ने समुद्री सीमा में युद्धपोत, तटरक्षक बल और फिशिंग बोट्स उतारी हैं। मतलब डोंग जून अपने टास्क को पूरा करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। इसके अलावा भूमध्य सागर और दक्षिण अफ्रीकी सागर में भी चीनी नौसेना की नजर है। चीन हमेशा से भारत समेत दुनिया के कई देशों के खिलाफ समंदर में साजिश रचता रहा है। ऐसे वक्त में नौसेना कमांडर को रक्षा मंत्री जैसा अहम पद देना काफी कुछ कहता है। चीन में गायब होने का सिलसिला मंत्रियों का पुराना रहा है। अब आपको यह भी बता दें कि आज की तारीख में जिन 2 मंत्रियों के गायब होने की चर्चा हो रही है वो क्यों हो रही है और वो ऐसा क्या कर रहे थे, ऐसी क्या उपलब्धियां हासिल की थी उन्होंने, या फिर ऐसी किस जिम्मेदारी को संभाल रहे थे जिसकी वजह से जिनपिंग के लिए इनको पद पर बनाए रखना मुश्किल हो रहा था। पूर्व रक्षा मंत्री की बात करें, ये एक बड़ी हथियार खरीद से जुड़े मामलों में जांच का सामना कर रहे थे। रूस से हथियार की खरीद की देखभाल कर रहे थे, यानी देखरेख कर रहे थे। अमेरिकी सरकार ने को आशंका उन्होंने जताई थी कि शांगफू को पद से भी हटाया जा सकता है। पूरी कहानी समझिए। जुलाई में चीन के रक्षा मंत्रालय में हथियारों की खरीद करने वाली यूनिट ने एक नोटिस जारी किया था। इसमें हथियार की खरीद में बोली लगाने के प्रोसेस से गड़बड़ियां दूर करने की बात कही गई थी। यह रिपोर्ट अक्टूबर 2017 के आसपास के समय से मांगी गई थी। उस दौरान ली शांगफू ही हथियार खरीदने वाले डिपार्टमेंट के हेड थे। वो उस पद पर अक्टूबर 2022 तक थे। ऐसी ही कहानी जिनपिंग के पूर्व विदेश मंत्री किन गैंग की है। कहा जा रहा है ये लोकप्रियता की वजह से जिनपिंग की आंख की किरकिरी बन गए थे। अमेरिकी राजदूत बनने के 17 महीने बाद किन गैंग को जिनपिंग ने चीन का विदेश मंत्री बना दिया था। चीन अमेरिका के संबंधों पर कई लेख लिखकर लोकप्रिय हो गए थे वो, जो शायद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की आंखों में खटक गया। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि क्वीन का चीन की एक पॉपुलर टीवी एंकर फू जियातुआन से अफेयर था। इसी वजह से उन्हें फॉरेन मिनिस्टर की पोस्ट से हटा दिया गया। कुछ दिन पहले उनकी मौत का भी दावा किया गया था। तो देखिए, सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया, लेकिन अपने सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी न्यूज़ रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप जरूर करें।